नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई में आपका स्वागत है। किस्सा गोई में आज की पेशकश है भीष्म साहनी की लिखी हुई कहानी चीफ की दावत। चीफ की दावत रिश्तों का खोखलापन और दिखावे की कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र मिस्टर श्यामनाथ के घर आज पार्टी है। अब उसने अपने चीफ मतलब अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए ताकि उसका प्रमोशन हो पाए, उसके लिए अपने घर पे एक पार्टी रखी है जिसमें उसका बॉस और उनकी वाइफ उसके घर आते हैं। मिस्टर श्यामनाथ और उनकी वाइफ घर के एक एक चीज को करीने से सजाते हैं, पर्दे बदले जाते हैं, सोफा कवर बदला जाता है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से सजाते हैं ताकि हर चीज परफेक्ट नजर आए, हर चीज बॉस को इम्प्रेस करे। फिर अचानक से दोनों पति पत्नी को अपनी बूढ़ी माँ का ध्यान आता है, जो बूढ़ी हो गई हैं, उनके दांत टूट गए हैं और श्यामनाथ को बहुत झुंझलाहट होती है कि वह अपने माँ को बॉस से कैसे मिलवाएगा। उसकी माँ तो अनपढ़ है, माँ को तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है और इसी झुंझलाहट के मारे वो अपनी माँ को कहता है कि तुम जाके कोठरी में सो जाओ और जब तक बॉस रहेंगे तुम मत निकलना, जब बॉस चले जाएंगे तब तुम बाहर आना, तुमको खाना दे दिया जाएगा। उसकी माँ सोचती है बच्चे के प्रमोशन की बात है, मैं कोठरी में कुछ देर सो जाऊंगी। और अब कहानी में आगे देखेंगे बॉस आते हैं, सब कुछ बिल्कुल जैसा श्यामनाथ चाहते थे वैसा ही चल रहा होता है। पर अचानक से उसकी माँ के खर्राटों की आवाज आती है जिसमें श्यामनाथ झुंझला के अपनी माँ को डांटने लगता है। लेकिन आप कहानी के अंत तक देखेंगे कि कैसे जिस माँ को श्यामनाथ अपने बॉस से मिलवाने में शर्म महसूस कर रहा था, वही माँ श्यामनाथ के प्रमोशन में कैसे मददगार हो सकती है। और फिर श्यामनाथ अपनी माँ की खुशामद करता है कि माँ बॉस के लिए तुम ये काम कर दो तो शायद मेरा प्रमोशन हो जाए। और माँ तो फिर माँ होती है, वह बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और वह अपने बेटे श्यामनाथ की जीत पूरी करती है। तो देखते हैं कि कहानी के अंत में ऐसा क्या होता है, ये जानने के लिए हमको कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं चीफ की दावत कहानी। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे बालों में जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली सुर्खी और पाउडर को भूले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए, चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे, एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ पत्नी की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी खाना खाकर शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे तक आएंगे, इससे पहले ही वह अपने काम से निबट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद से खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह दो कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटों की बातें में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की ओर कोठरी के बाहर जाकर खड़े हो गए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देख माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना,
मेहमान लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे। माँ धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निबट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ आवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी नहीं सो जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक से इधर जा निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गईं। यूं नहीं माँ, टांग ऊपर उठाकर नहीं बैठते, या खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना वह खड़ाऊं पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ जरा देखूं तो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे। अगर कहीं उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे जड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए थे। पहले से ही कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां उड़ियां हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, मैं तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया था, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के मत बैठी रहना। अगर साहब इधर से आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उससे कुछ पूछ बैठा तो वो क्या जवाब देंगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, या तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वह वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे ही दौर में चुटकुले और कहानियां कहने लगे।
दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पीते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए और पीछे पीछे दूसरे मेहमान और चीफ। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी हुई थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और दाएं से बाएं और बाएं से दाएं सर झूल रहा था। मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता, तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती, तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खसक आया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त हो रहे थे। दोस्तों, आज यहीं तक। आपने देखा कि शामनाथ अपनी माँ को छुपाना चाहते थे, पर गलती से माँ सो गई और खर्राटे ले रही थी, और यह सब दृश्य शामनाथ ने और उनके चीफ ने देख लिया। अब आगे क्या होता है? क्या चीफ इससे खुश होते हैं, नाराज होते हैं? इससे उसकी पार्टी पर क्या असर होता है? जानने के लिए देखिए चीफ की दावत का भाग 2। धन्यवाद।